नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोलता है, मैं झुकेगा नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई अधिकारियों को यही नसीहत दी। पीएम मोदी जांच एजेंसी के 60 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिना नाम लिए उन्होंने विपक्ष पर किया है करारा वार। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो काफी ताकतवर है, लेकिन किसी से डरना नहीं है। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं मूड ऑफ द नेशन के 3 आंकड़े। इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे में दर्शकों से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काबू करने में कामयाब रही है। इस बार के इस सवाल का 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ में जवाब दिया। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों के किन किन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन नेताओं में सोनिया, राहुल गांधी, जिनका नाम नेशनल हेराल्ड केस में है, इन नेताओं में लालू प्रसाद यादव भी शामिल है। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा हर किसी को समझ में आ गया। प्रधानमंत्री मोदी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में बोल रहे थे और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख पर कायम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सीबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना विपक्ष पर था। उन्होंने बिना नाम लिए यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र किया। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। दूसरी ओर विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। मोदी जी क्या कह रहे हैं? विपक्ष की पार्टियों के करप्ट लोगों का गिरोह बन गया है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए क्या? इसका मतलब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सब भ्रष्ट हैं, ईमानदार खाली बीजेपी में अंदर ही भरे पड़े, जिनके इनकम टैक्स ईडी वहां जाती नहीं उनके यहाँ पर। ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष की खलबली पर प्रधानमंत्री संसद से भी हमला कर चुके हैं। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सियासत की बड़ी जंग में तब्दील हो गई है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार करने वालों को ताकतवर बता रहे हैं
तो दूसरी ओर विपक्ष अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। इस पूरी सियासत के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा को बड़ा मुद्दा बना दिया। के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। हम लोग जुडिशरी का जो बात होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। राहुल सूरत कोर्ट में अपील करने पहुंचे तो 3 कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने भी सूरत का रुख किया। इस पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए। क्या मतलब है मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं? ये क्या कहा जा रहा है? मतलब एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। मैं कानून का छात्र हूं, ये तो कमाल। और देखिए मोदी जी को उनकी पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में, कोई कार्यकर्ता निकले थे सड़कों पे क्या? और यहाँ सोनिया जी से पूछो नेशनल हेराल्ड में, इनसे पूछो राहुल गांधी से, या दामाद जी से पूछो कांग्रेसी सड़क पर। और अब चले जा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये दरबारी संस्कृति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये न्याय व्यवस्था का अपमान है। एक कायदा होता है, नियम होता है कि अगर आपका आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, वहाँ कानून अपना काम करेगा। हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है? परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना। तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है। उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है? दरअसल लड़ाई 2024 की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में विपक्ष पहले से एक मंच पर है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल के बहाने उसे विपक्ष की अगुवाई का मौका मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता हैं, सांसद हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ सांसद और प्रवक्ता उद्धव गुट शिवसेना की जुड़ गई हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी आवाज आ रही है क्या? चलिए मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रियंका जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज सीबीआई के समारोह में कहा है कि जिनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन आप अपना फोकस रखिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखिए। जिसे विपक्ष अन्याय कह रहा है उसे पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन बता रहे सीबीआई के अधिकारियों के सामने। क्या गलत है इसमें? नहीं, कुछ गलत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे भ्रष्टाचारी ईडी के डर से सब एक मंच पे आ गए। सच्चाई है, वॉशिंग मशीन में, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सब उनके मंच पे बैठ गए हैं। उनके जो मंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जो उन्हें सरकारें बनाई हैं दूसरी सरकारों को गिराकर, वहां पे सब वॉशिंग मशीन से नहाए हुए हैं। इस बात में भी सच्चाई है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको मैं एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी कहती हूँ, उनके 330 ऐसे मामले हैं जो राजनीतिक लोगों पे हैं, जो राजनीतिक शख्सियत हैं, पर उसमें से 97% विपक्ष के लोग हैं। अब आप ये देखिए, राहुल गांधी जी को इतनी बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया, पर उनको कन्विक्ट किस पे किया? डेफेमेशन को लेकर जो गुजरात कर्नाटका में बोला था वो गुजरात में चलाकर एग्जैक्टली 2 इयर्स का क्वांटम दिया, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। आप संजय राउत जी को देखिए, ईडी ने उनको हिरासत में लिया, पीएमएलए कोर्ट ने उनका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल केस को क्रिमिनल करने की कोशिश, उनको डिफेम करने की कोशिश की गई ईडी की तरफ से, उनको खूब फटकार लगाई। तो ये बात तो सच्चाई है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सारा मंच जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो भी ईडी से धुलना चाहते हैं, सीबीआई से धुलना चाहते हैं, वो वहां पर है। और जहां जहां विपक्ष के जो लोग हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर ईडी उतावली हो रही है। तो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, आज सीबीआई से कोई पूछ रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात की कि बहुत महत्वपूर्ण लोगों के पास हो रहा है। तो सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की, जिसपे आपके बहुत चर्चा हुई थी, सारे चैनलों ने इस पर चर्चा की थी। उसकी फाइनल रिपोर्ट का क्या हुआ, क्लोजर रिपोर्ट का? तो ये जो इनका मापदंड है कि किस पे हो रही है, वो उस आधार पे हो रही है कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ
सीबीआई, ईडी, आईटी सब शामिल होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि केसेस आप खोल देते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ और फिर वो कन्विक्शन तक, यानी दोषी करार दिए जाने, सजा करार दिए जाने तक नहीं पहुंचते हैं। अगर हुआ भी राहुल गांधी को सजा, तो उनको सजा हुई है डेफेमेशन केस में, आपराधिक मानहानि के केस में। उनका ये कहना है कि सीबीआई की पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, सीबीआई आपके हाथ में कठपुतली है, ईडी एक्सटेंडेड आम कह रही है, वो डिपार्टमेंट कह रही है सरकार का। देखिए, जो कह रहे हैं केस खोल देते हैं, तो अंजना जी, मैं आपके द्वारा लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उनसे पूछिए कि ये केस कब के खुले खुलाए हैं। ये जितने भी विपक्षी दल हैं, प्रियंका जी शिवसेना के साथ हैं, बताइए, शिवसेना से हम लोगों का 2014 तक तो बिल्कुल सीधा समन्वय रहा, 2019 तक रहे, पर 2014 तक के उस 24 साल में एक साल बताएं जब इन पार्टियों का कोई ना कोई नेता सीबीआई के चक्कर में न पड़ा। मैं विनम्रता से पूछा चाहता, कांग्रेस के दर्जन भर नेता कांग्रेस के मोदी जी की सरकार आने से पहले सीबीआई की जांच में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में सजा याफ्ता हो चुके, दो पूर्व प्रधानमंत्री सजा पा चुके कोर्ट से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी इलेक्शन में भ्रष्टाचार करने के आरोप में हाई कोर्ट से, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव। अब बताइए साहब, तब तो भाजपा भी नहीं थी, मोदी जी का तो कहीं राजनीति में नामो निशान नहीं था, और उस जमाने की सारी बातें आज हमारे ऊपर कह रहे हैं। इसीलिए तो आश्चर्य होता है। मैंने आपको पुनः बताया, मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, डीएमके हो, अकाली दल हो, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, और सारा आरोप इनके ऊपर। परंतु जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत गंभीर बात कही है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। याद करिए, लालू यादव जी के विरुद्ध चारा घोटाले में जो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अजय आलोक जी को निश्चित रूप से याद होगा, यूएन विश्वास, उनके खिलाफ विधानसभा में अवमानना का प्रस्ताव पारित करवा के विधानसभा में उनसे माफी मंगवाई थी। यह क्या था? और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी उस समय, क्योंकि उस समय लालू यादव जी का अपने दम पे बहुमत नहीं था। तो जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो 26 साल पहले से है कि भ्रष्टाचार के लिए सारे मौसेरे भाई एक थे, और सीबीआई पे दबाव बनाने के लिए चाहे सत्ता में रहे तो पिंजड़े का तोता, और विपक्ष में रहे तो विधानसभा का दुरुपयोग करने का प्रयास। और आज अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी भी जो गए थे कोर्ट के सामने डिफेमेशन के मामले में, जहां पिछड़े वर्ग का इतना बड़ा अपमान करने के बाद सरलता सहजता से माफी मांगनी चाहिए थी, उसकी बजाय अपने झंडा बरदारों की फौज लेकर, ये छोटे सरकार इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर किसको जलवा दिखाने के लिए जा रहे थे? कोर्ट को दबाव में लेने के लिए या एजेंसीज को धमकाने के लिए? तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है अक्षरशः सही है, लेटर एंड स्पिरिट दोनों में बिल्कुल सही। ठीक है अखिलेश जी, इसका आप जवाब दे दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूं प्रियंका जी एक सवाल लेकर। अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि आज का शक्ति प्रदर्शन सूरत में आप लोगों का एजेंसियों पर, कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए था। नहीं, डर तो बीजेपी रही है आदरणीय राहुल जी से, क्योंकि देखिए राहुल जी के जो सवाल हैं उसके उत्तर नहीं दे पा रही है। डर ये रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि हम कोर्ट को डरवाने का प्रयास कर रहे हैं। डर ये रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जो सवाल का सदन में पूछते हैं तो उसको म्यूट कर देते हैं, सदन को म्यूट कर देते हैं, सदन की कार्रवाई से स्पंज कर देते हैं। इनसे सवाल करो तो मुकदमे कर दिए जाते हैं, इनके लिए नारे पोस्टर छाप दो तो मुकदमे हो जाते हैं। पत्रकारों से लगा, पॉलिटिशियनों से लगा, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को यदि किसी ने सरकार से सवाल कर लिया तो कहीं ना कहीं प्रताड़ना और जेल हो जाती है। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले सुनाई दिया मुझको, मैं पूरी बात सुधांशु जी की सुन नहीं पाया। मैं आपको याद दिलाता हूं, यही इसी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के सीबीआई की एक सीबीआई डायरेक्टर हुआ करते थे, रातों रात उनके घर पे छापा पड़ा, उनके कार्यालय पे छापा पड़ा, उनके कार्यालय को सील किया गया, उनके घर पे पहरा लगा दिया गया, जासूस लगा दिए गए, धर पकड़ पकड़ा पकड़ी सब कुछ हुआ, रातों रात वो हटाए गए। दूसरे जो उसके बाद 2-3 नंबर के लोग थे उनमें मुकदमेबाजी हुई, उन पे मुकदमे थे। किसी जांच की पोस्टिंग को लेकर के भी उसमें आपस में खींचतानी हुई। ये है
ये है हमारे, जब आदरणीय साहब बोलते हैं तो सत्य और तथ्य इतने अच्छे लगते हैं कि लोग चकित हो जाते हैं। ये है सत्य और तथ्य, किस प्रकार से इन जांच एजेंसियों को दबाया, कुचला और रिमोट से चलाया जाता है। आज ये आम चलन की बात है कि बीजेपी की अलायंस पार्टनर ये जांच एजेंसियां हैं। इन जांच एजेंसियों के अधिकारियों के लगातार रिटायरमेंट की ड्यू खत्म होने के बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होता जा रहा है। आपको याद है इसी जांच एजेंसी एनआईए के एक वकील ने किस तरह से बताया था कि हमारे ऊपर प्रेशर है, या ना कुछ इनके जो लोग थे इन्वॉल्व एक बम ब्लास्ट में, उसने बाद में उसे हटना पड़ा या हटाया गया। किस तरह से मुकदमों की लचर पैरोकारी करके अपने लोगों को बाहर किया गया, ये क्या बताएंगे। आज बच्चा बच्चा के जुबान पे है कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर पॉलिटिकल तो कोई रहे नहीं, वो तो छोड़ चुके हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। ये जांच एजेंसियां हैं, बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं। और इन जांच एजेंसियों को किस तरह से इन लोगों ने अपना एक तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी के जो संगठन होते हैं वो फ्रंटल संगठन तरफ से बना रखा है। यही जांच एजेंसियां, कुछ नाम मैं गिना रहा हूं, हेमंता बिस्वास जी, शुभेंद्र अधिकारी जी, जितेंद्र तिवारी जी, नारायण राणे जी, येदुरप्पा जी, प्रवीण दरेकर जी, हार्दिक पटेल जी, शोभन चटर्जी जी, यामिनी जी, भावना जी, बड़ी लंबी लिस्ट है। इनका एड्रेस संभवतः भूल गया होगा या रजिस्टर से गायब हो गया होगा जांच एजेंसियों के पास से, क्योंकि ये अब बीजेपी में आ चुके हैं। तमाम वीडियो घूमते रहते हैं कि फोन कर दिया, कह रहे भाई अब तो मैं बीजेपी में आ गया हूं, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल तमाम है। अच्छा, गलती, कोई बात नहीं, हमें आपके यहाँ जांच नहीं। पिछले 1.5 महीने में छत्तीसगढ़ में 20 बार छापे पड़े जी, 20 बार, सैकड़ों लोगों की यहाँ नहीं बताते हैं कि 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, मिला होता तो चीख चीख के बताए होते। लेकिन बस सरकार को जो इनके साथ नहीं है उसे दबाना है। ठीक है, उसे जब आप 95% केसेस तीनों जांच एजेंसियों, 8 जांच एजेंसियां क्यों सिर्फ विपक्ष में हैं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। मुझे एक रिएक्शन प्रियंका जी से लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। प्रियंका जी, लेकिन इस वजह से ऐसा कोई नियम तो देश में नहीं बन सकता है ना कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ या राजनेताओं के खिलाफ एक्शन ही ना ले एजेंसियां, क्योंकि इसकी आड़ में कोई केस, कुछ एक्शन हो ना हो, सबसे पहले आ जाता है कि भैया ये तो साजिश रची जा रही है। कोई तो वजह होगी ना कि संजय राउत को बेल मिल गई लेकिन नवाब मलिक को अभी तक नहीं मिली है, या कई ऐसे लोग हैं जो यहां पर शराब घोटाले में दिल्ली में है, जो सब जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही है। वो बेल इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो एज ऑफ नाउ उनके लिए एक आंख का वो बने हुए हैं, रोड़ा बने हुए हैं कि किसी भी तरीके से इनको रोका जाए। पर मैं इसमें नहीं जाना चाहती। मेरा एक सिंपल सवाल है। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे इंदिरा गांधी जी कन्विक्ट हुई, पता नहीं, और फिर एक और देवी गौड़ा जी को कहा कन्विक्ट हुए, लालू प्रसाद जी को कहा। 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी थी जो चीख चीख कर कहती थी कि सीबीआई ईडी केस पैरेट है और इन पे इन्वेस्टिगेशन होगा। पिछले 9 साल में, 8 साढ़े 9 साल में आप लोगों ने कौन सी एक ऐसी कार्रवाई है? आपने सोनिया गांधी जी को घेरा, आपने राहुल गांधी जी को घेरा, आपने बहुत सारे मंत्रियों को घेरा, आपने हर राजनीतिक पक्ष के सीनियर लीडर्स को घेरा। आप मुझे बताएं एक तथ्य और सत्य जो आप देश के सामने उजागर कर पाए। सच्चाई ये है कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम हो रहे हैं, और सच्चाई हकीकत ये भी है जो मैंने आपको बताया, 330 ऐसे पॉलिटिकल केसेस हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप पे है, उसमें से 97% ऑपोजिशन के हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष के नेता, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा, वो तो अभी डेफेमेशन का हवाला दे देंगे कि मुझ पर कभी कोई अटैक ही नहीं हुआ था। सच्चाई है, उनसे पूछिए कि क्या स्कैम का रोज बातचीत नहीं होती थी, रोज उनके बारे में बोला जाता था। वो वॉशिंग मशीन धुल गया, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। आप बहुत इतने अनगिनत हैं। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना के जो इन्होंने काम किया है, शिवसेना को तोड़ने का काम किया है, वही संगठन, वही पार्टी जिन्होंने महाराष्ट्र में इनको 2 कदम आगे बढ़ाकर, हाथ में हाथ मिलाकर आज महाराष्ट्र में मजबूत बनाया, आज उसी पार्टी को आप खत्म करने की कोशिश करें। किसका हवाला देकर? ईडी, सीबीआई, आईटी का हवाला देकर। मैं आपको 10 नाम तो अभी बता दूं 40 एमएलए से, और खुद मुख्यमंत्री का नाम बता दूं जिनके ऊपर इन्होंने ईडी फाइल्स खोली थी। क्या हो जाता है उन ईडी केसेस को?
मैं पूछना चाहती हूँ बस एक ये, जो बीजेपी में चले जाते हैं वो ठंडे बक्से में चले जाते हैं, जो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है उनके ऊपर रोज आप कार्रवाई करते हैं, पर आपके पास क्योंकि तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो आप कोई एक ऐसा केस नहीं है जो लगाकर आप उनको जेल के अंदर कर देते हैं। तो 6-6, 7-7 महीने रख लीजिए, 1.5 साल रख लीजिए, 2 साल रख लीजिए, पर जब सत्य और तथ्य नहीं होगा तो उन लोगों को बेल मिलेगी, जैसे संजय राउत जी को मिली है। तो आप लोग अगर बार बार सवाल विपक्ष पे पूछा जाएगा, कोई सत्ता पक्ष से भी पूछे कि आज हमारी सारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं डेमोक्रेसी के टूल्स का ही इस्तेमाल कर डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है, वो किसके कहने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो चीज उजाले की तरह सबके सामने है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा है। सवाल विपक्ष से ही पूछा जाता है कि आप क्यों संदेह कर रहे हैं। कोई ये तो पूछा हमें संदेह करने का वजह क्यों दे रहे हैं। 2014 से इनके वक्तव्य पढ़ लीजिए और 2014 के बाद इनके वक्तव्य पढ़ लीजिए, उसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुधांशु जी, जैसे ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू होती है, लोग ये चर्चा शुरू कर देते हैं, अब इसके खिलाफ एक्शन हुआ, अब ये जेल जाएगा, अब जेल जाएगा, तब जाएगा। एक नैरेटिव जो 2024 के चुनावों के पहले है वो यही है कि आपकी सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं और नंबर्स उसको ये करते हैं, सही साबित करते हैं। जैसा कि अखिलेश जी ने भी कहा, लगभग 95% मामले जो हैं 95% केसेस ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ है। इसके बाद आलोक जी आ रही हैं। देखिए, आपकी बात का भी जवाब देता हूं, प्रियंका जी की बात का भी, अखिलेश जी की बात का। आपने कहा 2024 का नैरेटिव, तो मैं अंजना जी याद दिलाना चाहता हूं 2014 का नैरेटिव क्या था। तभी तो यही भ्रष्टाचार था और यही नेता और यही पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। बताइए, 2014 में भी तो यही नैरेटिव था, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, ये तब भी उसमें डूबे हुए थे। याद करिए, मैं तो उसमें जाऊं, 1989 के चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा था वो फोर्स का, कब, हम लोगों के बचपन के जमाने में। और आज कहने का प्रयास करते हैं जैसे सब कुछ 2014 के बाद हो रहा, उससे पहले एकदम पाक साफ एकदम उजले थे, जबकि तमाम लोग, मैंने कहा ना कि जेलों में आते जाते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते थे। अब जो प्रियंका जी ने कहा, अपने पहले वाक्य में कहा कि वो लोग इसलिए बेल नहीं मिल रही है कि उनकी मार्ग का रोड़ा बने हुए हैं, और संजय राउत जी को बेल मिल गई, तो मतलब संजय राउत जी हमारे, आपके हिसाब से हमारी मार्ग का रोड़ा नहीं है, या संजय राउत जी को बेल मिल गई तो न्यायपालिका बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, वो सत्य की विजय है, और जिनको नहीं मिल पा रही है वो सरकार का पूर्वाग्रह है। इस ढंग का जब आप लोग दोहरा लॉजिक देने का प्रयास करते हैं तो देश की जनता को यह बात समझ में आती है। दूसरा, आपने कहा कि आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए इसका प्रयास हुआ। अरे मान्यवर, आपकी पार्टी टूटी नहीं है, आपकी पार्टी थोड़ी सी बची है उधर, बाकी मेजॉरिटी पार्टी दूसरी तरफ चली गई। तो कहने का भाव तो आप शायद ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 90% लोग करप्ट थे क्या, जो दबाव में आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वो पार्टी थी जिसका चिन्ह ही शेर था, और वो आप कह रहे हैं दबाव में आ गए, तो बात हजम नहीं होती। हकीकत कुछ और थी। हेमंता बिश्व शर्मा जी के बारे में जो लोग बार बार कहते हैं, जिस वाटर घोटाले की बात करते हैं, इसको ये लोग कहते थे खुद घोटाला, कहते थे नहीं है, हम लोग मानते थे शक है। और भाजपा में आने के बाद भी हेमंता बिश्व शर्मा कलकत्ता में सीबीआई के सामने अपीयर हो चुके हैं, उनको एक बार सम्मान किया जा चुका है। ऐसा नहीं है जो कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं अखिलेश जी की बात का जवाब देता हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं सीबीआई के डायरेक्टर का उल्लेख। मान्यवर, सीबीआई के डायरेक्टर में तो नेता प्रतिपक्ष भी होता है पैनल में, तो जरा दिखाइए अपना नोट ऑफ डिसेंट का कागज, वो फाइल में कहीं खो गया है क्या। अरे जब जिस समय मिस्टर जोसेफ को सीडब्ल्यू विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त होना था, सुषमा स्वराज जी ने वो पूजा, जो उनका नोट ऑफ डिसेंट था, मीडिया में जारी कर दिया था फैक्ट के साथ कि इनके ऊपर ये आरोप था, ये फैक्ट है, चेक कर लीजिए। दिखाइए कहां है सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंट करने के समय आप लोगों ने फैक्ट के साथ अगर कुछ किया हो। फैक्ट न होने के कारण यह समस्या होती है। और आपने कहा एनआईए के एक वकील ने कहा था। अखिलेश जी, जरा वकील का नाम बताइए और फिर बताइए वकील ने कहा क्या था। आप लोग ऐसे एकदम हवा में आके कुछ भी बोल देते हैं। मैं विनम्रता से पूछता हूं, कौन वकील था और उसने क्या बोला, ये इनसे पूछ लीजिए। अगर अखिलेश जी नाम बता दें, नहीं तो मैं पूरी बात पूरी कर लूं, फिर ये आगे बोलेंगे। यदि नाम नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर आदमी को नाम नहीं पता होता है। मैं बता देना चाहता हूं, वकील का नाम था रोहिणी सालियान, और उसने यह मुद्दा बनाया था कि जब असीमानंद ने अपना कन्फेशन कर दिया था, जिसका कोई कोरेबोरेटिव एविडेंस नहीं था, तो उसने सरकार को सलाह दी थी कि केवल एक वक्तव्य के आधार पर जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके केसेस विड्रॉ कर लिए जाएं और सिर्फ हिंदू आरोपियों पर केस रखे जाएं, किसमें समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में। अब इस ढंग का अगर एब्सर्ड कोई सुझाव देगा
वकील को कि जो ये नहीं कहेगा फैक्ट के बेस पे, वो कहेगा कि समुदाय देख के ऊपर तय किया जाए, तो फिर सरकार उसके बारे में उसको आपत्ति करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो ये प्रचार और दुष्प्रचार है, तो 2000 मैं जहां से बात शुरू किया था वही खत्म कर रहा हूं। 2024 में नहीं, 2014 में भी यही नैरेटिव था, और 1989 में, यानी जब पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार इस देश से गई, वहां से लेकर 2014 तक सदैव यह नैरेटिव रहा है भ्रष्टाचार, और सदैव उसको लेकर जांच के घेरे में यही लोग रहे हैं जो आज हल्ला मचा रहे हैं। ठीक है, एक बार प्रियंका जी पहले जवाब दे लें, उसके बाद में अखिलेश जी आप दीजिएगा, क्योंकि पहले आपकी पार्टी पर ही उन्होंने हमला किया है। और अगर संजय राउत को बेल मिल जाए तो कोर्ट बड़ा अच्छा, दूसरी जगह में नहीं मिले तो फिर क्या कोर्ट भी मैनिपुलेट हो रहा है? मतलब प्रश्न उठते उठते कहां तक पहुंचेंगे, ये मुद्दा बन जाता है प्रियंका जी। किसने कोर्ट पे सवालिया निशान उठाए? रोज किरण रिजिजू जी हैं जो जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, खुद देश के लॉ मिनिस्टर हैं जो कहते हैं जुडिशरी को अपने दायरे में रहना चाहिए, खुद देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो रोज जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं। आज खुद रिजिजू जी आकर कहकर आते हैं क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स वहां पर गए हैं, जुडिशरी पे दबाव लग जाएगा। क्या आप लोग बोलते हैं आप ही तानक आप ही पूरक? तो ये इन लोगों का जो ये आर्ग्यूमेंट हो गया है, हम तो कह रहे हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सीबीआई का हवाला कौन देता था 2014 से पहले? कौन ये कहता था कि सीबीआई अंडरमाइन की जा रही है, सीबीआई को सरकार दबाव बना रही है? भारतीय जनता पार्टी ही करती थी। सिंपल सवाल है। और रही बात संजय राउत जी की, संजय राउत जी के केस में ना सत्य था ना तथ्य था, और जब जुडिशरी के सामने आया, पीएमएलए कोर्ट ने अपना जो बेल का वो था जजमेंट था उन्होंने दिया है, जिसका मैं आपको हवाला दे रही हूं। बाकी सब न्याय प्रणाली का इस्तेमाल कर कर, कानूनी प्रणाली का इस्तेमाल कर कर वो भी बेल पे बाहर निकलेंगे, 7 महीने हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो। पर ये लोगों को चुप कराने का काम, विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष को ये घबराने का काम कि आप लोग बोलोगे तो हम ईडी भेज देंगे, आईटी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, वो एक पूरा देश का प्रोजेक्ट बन चुका है, वो जग जाहिर है, मुझे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक लड़ाई की बात है, हम सब लड़ रहे हैं, और जो इनके साथ लड़ने के लिए काबिल नहीं है वो उस तरफ जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में धुलकर आ रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डटे हुए हैं, जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो। पर सब जानते हैं ये राजनीतिक ऑपोजिशन का काम है, राजनीतिक विपक्षी दलों को खत्म करने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि नेताओं के पास 2 ही विकल्प है, या तो वो आपकी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें, अगर बोलेंगे तो उनके खिलाफ एजेंसियां कुछ ना कुछ ढूंढने में लग जाती हैं, लेकिन अगर आपके साथ हाथ में थाल मिला लिया फिर तो। मैं दोनों पॉइंट का एकदम टेक्निकल उत्तर देता हूं। आज तक एक नेता बताइए जो हमारी तरफ आया हो और उसका केस बंद हो गया हो, या क्लोजर लग गया हो, या केस विड्रॉ हो गया। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, 2G घोटाले की रिपोर्ट जिन दलों ने सबमिट नहीं करने दी थी पीएसी में, उसमें डीएमके थी, सपा थी, बसपा थी। 1 सप्ताह के अंदर सीबीआई ने तीनों के केसेस डाइल्यूट करके क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। उनके अगेंस्ट लोग कोर्ट भी गए थे। तो अभी पिछले महीने भी जजमेंट आया कि 2013 की क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, इसलिए अब वो केस नहीं चल सकता। यह होता है एजेंसी का दुरुपयोग कि जैसे ही तुमने मेरा काम किया, रिपोर्ट फाइल। अब दूसरा मैंने उदाहरण दिया, इवन यहां तक हेमंता विश्व शर्मा जी तो खुद सीबीआई के सामने आ चुके हैं, और उस चीज के लिए जिसको ये लोग घोटाला मानते ही नहीं। बड़ी मजेदार बात है। यानी आप कहेंगे कि उसमें कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, था तो आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? और जैसे ही वो दूसरी तरफ चला गया, अरे जी ये भ्रष्टाचार था, तो पहले आप तय कर लीजिए वो घोटाला था या नहीं था। अब हम इसके ऊपर आते हैं जो इन्होंने बात कहने का प्रयास किया। मान्यवर, कौन किसको धमका रहा? आप लोग धमकाने से डरने की बात करते हैं। हमने तो बचपन में सुना था, जब सलमान रुश्दी वाला एपिसोड हुआ था, बाला साहब ठाकरे जी को धमकाने का प्रयास किया गया था। उस समय तो उनके पास कोई सरकारी सुरक्षा भी नहीं थी, इसके बावजूद वो किस स्वाभिमान और गौरव के साथ चल रहे थे। कौन धमका पा रहा था? शिवसेना जैसी पार्टी ये कहे कि वो धमकाए जाने से, यानी उनके बकौल धमकाए जाने से दबाव में आकर उनकी पार्टी टूट गई, तो मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद नजर आता है। जो भी एजेंसियां हैं काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रही हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही हैं। इसीलिए मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं। प्रियंका जी, अंजना जी, 2014 से पहले इनमें से एक पार्टी बताइए जो ये कह सके कि मेरा कोई नेता कभी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ा था, कभी सीबीआई के द्वारा पूछताछ नहीं हुई थी, मेरे किसी नेता के बारे में कोर्ट ने कभी अगेंस्ट में जजमेंट नहीं दिया था। बता दे, एक पार्टी का नाम बता दे जो आज चिल्ला रहे हैं, तो मैं उस बारे में अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। बताइए।
नहीं, ठंडे बस्ते में नारायण राणे जी का केस है या नहीं है? हर्षवर्धन पाटिल जी ने कहा है कि नहीं कहा है, जब से मैं बीजेपी में गया हूं मेरी रात को चैन की नींद आती है, क्योंकि मुझे पता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मेरे घर नहीं खटखटाएगा। क्या ये सच्चाई है कि नहीं कि आपके बीजेपी के सांसद, अभी हाल ही में सांगली के सांसद हैं, उन्होंने यही कहा था क्योंकि मैं बीजेपी में हूं ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा? क्या ये सच्चाई है कि नहीं है कि नारायण राणे जी ने क्या कहा था कि अगर दाऊद भी हमारी पार्टी में आ गए तो हम उसको क्लीन चिट दे देंगे? क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? आप आज अपने मुंह से बाला साहेब ठाकरे जी का नाम ले रहे हैं, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का नाम ले रहे हैं, आप लीडरशिप की तुलना कर रहे हैं वो एमएलए से जो गद्दार निकले और पैसे खाकर चले गए। मैं आपसे कहती हूं आज हमारी लीडरशिप, वो लीडरशिप जिन्होंने 25 साल आपका साथ दिया, वो आपके खिलाफ लड़ रही है, उस पुरजोर तरीके से एक लड़ाई लड़ रही है। जब आपने सीबीआई का हवाला देकर उनको हर केस में फंसाने की कोशिश की, आपने ईडी का हवाला देकर उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की, आपने आईटी का हवाला देकर उनके ऊपर मुकदमे चलाए हैं, तो आप तो अगर कम अपने मुंह से उनका नाम ले तो ज्यादा शोभनीय होगा। क्योंकि इस समय पे जो आप लोगों ने माहौल बनाया हुआ है वो उस भारतीय जनता पार्टी के जमाने से बहुत अलग है, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे होते थे या एलके आडवाणी जी जैसे लोग होते थे। और इस बीजेपी से तो तुलना ना ही करें, क्योंकि वो समय अलग था, ये समय अलग है। हम तब भी आपसे लड़ रहे थे, हम आज भी लड़ेंगे। सुधांशु जी, एक लाइन, ठंडे चलिए बस्ते में प्रियंका केस जी, डाल मैं बहुत देते हैं लंबा नहीं बोलता। अटल जी आडवाणी जी के दौर में इनमें से एक पार्टी बताइए, सुनिए, अटल जी आडवाणी जी के दौर में इनमें से एक पार्टी बताइए जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लग के मुकदमा न चलाओ। बताइए नाम, बताइए। सपा थी कि बसपा थी कि डीएमके थी कि कांग्रेस थी? बताइए। अरे अभी हम सब बता दे रहे हैं। बताइए, अखिलेश जी बताइए, प्रियंका जी बताइए। बता रहे, अखिलेश जी बता रहे हैं। हाँ बताइए, बताइए ना, नाम बताइए। साहब उस जमाने में हमारे ऊपर कोई केस नहीं। अंजना जी जरा समय हाँ बताइए। आ रही हूँ 2 लाइन में पूरा कर लीजिए। सुधांशु जी जवाब पूरा कीजिए, फिर अब अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी। अरे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, इनमें से एक पार्टी बता दीजिए जिसपे अटल जी आडवाणी जी के दौर में, चलिए उससे पहले भी राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव के दौर में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो, कचहरी में न जाना पड़ा हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड भारत के इतिहास का एकमात्र कांड है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई। चलिए, वोट फॉर कैश में तो आप कहेंगे आरोप था। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में तो यह साबित हो गया था कि कांग्रेस की सरकार रिश्वत से बची थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बताइए ना, 93 की बात है तो मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी नहीं थे, भाजपा भी नहीं थी, मगर आपकी फितरत यही थी, वही थी, भ्रष्टाचार में ही डूबे रहने की थी। तो हालात बदले हैं, हमारा नेतृत्व बदला है, आपकी फितरत नहीं बदली। जो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ आप लोग अखिलेश जी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस लगाते थे, बार बार वो याद दिला रहे हैं सुधांशु जी। सुनिए, सुधांशु जी को हम याद दिला दे रहे हैं। अभी ये पूछ रहे थे कि किसी के बीजेपी नेता का केस बंद किया हो तो आप एक उदाहरण गिना दीजिए। सुधांशु जी ध्यान से सुनिएगा, आप तो उत्तर प्रदेश में कानून ला करके 20,000 भाजपाइयों के मुकदमे वापस लिए हैं। दुनिया की पहली सरकार है जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानून बनाया। यहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए और हीनियस क्राइम के, क्या बात करेंगे आप? अभी मोडानी का देख ही रहे हैं ना, एक एक चीज लाइन से खुलती आ रही है। बताते थे हमारे साथ कि हमने इतनी सेल कंपनियां बंद कर दी। बताइए ना, सारी, रुकिए, जवाब एक बार दीजिएगा, रुक जाइए, बहुत देर से आप लोग कदम ताल कर रहे हैं, रुकिए। सारी सेल कंपनियों के बारे में बताते थे, सेल कंपनियों का एकदम एक एक का लेखा जोखा तो रख दिया गया है, सदन के अंदर भी है, सदन के बाहर भी। उनके यहां ईडी सीबीआई नहीं जा सकती है क्योंकि मालिकों के मालिक हैं वो, वहां जाने की क्या जरूरत है, जा ही नहीं सकते। एक पीएम केयर फंड है, आप कहते हैं कि उसकी न जांच हो सकती है न उसका हम हिसाब देंगे। हम सर्टिफिकेट पे नहीं जाते, जिसका आप हिसाब देना नहीं चाहते, ठीक है। आप क्या बात करेंगे कि कोई आरोप लगा हो अब बंद कर दिया गया हो तो कोई बताए? अभी तो सर्टिफिकेट ही गर्म है, हम नहीं उस पर जाना चाहते। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हाल है, क्यों सीक्रेट रखे हो? कितने हजार लाख करोड़ रुपए लिए हो? उन सेल कंपनियों के कितनी कंपनियों से लिए हो? आप बताओगे?
शुभ तो शुभ छलनी बोले जिनमें 72 छेद, लूट के देश को रख दिया और बता रहे हो बड़े अपने आप को भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाली पार्टी अपने आप को बताएगी कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त हैं। एक जांच करो, कहीं भी सिर्फ भाजपा ही पकड़ा जाएगा। एक जांच कर लो। ईडी ने 2005 से 2023 तक इसी पार्लियामेंट में 10 दिन पहले जवाब आया है। 5906 कंप्लेंट हुई थी, उसमें से 1142 पे चार्जशीट हुई, सिर्फ 25 पे मुकदमे फाइनल हुए हैं, जिसमें से 24 कन्विक्ट हुए, एक बचा है। मतलब आप सिर्फ लोगों को फंसा के बदनाम करते हो। ईडी का उपयोग ये आप ही की है। पार्लियामेंट का जवाब है। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते हो। आपके पास आत्मबल नहीं है। आप देश को गुमराह कर रहे हो, देश का नाश कर रहे हो। आपके पास सिर्फ इस जांच एजेंसियों का बल है। ये जांच एजेंसी को किनारे कर दो। लोग कहते हैं ना, 1 घंटे के लिए मुझे जांच एजेंसियां दे दीजिए। लोगों को विश्वास भी होता है कि अगर 1 घंटे में जांच एजेंसियां किसी और को मिल गई तो इनका क्या हाल होगा। 28 लोग आप ही के जमाने में भागे हैं, देश के प्रख्यात लोग, और सब साहब के मित्र हैं अधिकांश। बताने की आवश्यकता नहीं है। मेहुल भाई भी हैं, रेड कार्नर नोटिस भी विड्रॉ हो जाती है। क्या क्या हो जा रहा है। पूरी देश की संपदा नियम कानून बदल के एक को सौंप दी जा रही है। ये बता रहे हैं कि हम भ्रष्ट ही नहीं है। अब कितना खाओगे भैया? देश को कितना लूटोगे? सब कुछ तो उसी को। भारत का नक्शा उठा के देखो, जितनी सरकारी देश की संपत्ति थी सब उसी को ट्रांसफर। जहां पेन की बिंदी रखो वहां मोडानी साहब, और वो भी सब भारत की संपदा। बता रहे हम ईमानदार हैं। एक पीएम केयर फंड में तो कोर्ट तक कह दे रहे हो कि न सरकारी है न कुछ है, छुपा रहे हो। अंजना जी, इलेक्टोरल बॉन्ड अलग छुपा रहे हो, मोडानी जी की पूरी तरह से मदद करके अगल छुपा रहे हो। ठीक है अजय आलोक, ये क्या मजबूरी है कि पूरा देश उसके आगे सरकार सरेंडर बहादुर हो चुकी है। और यहां बताएंगे एक उदाहरण दे दो, एक उदाहरण दे दो। अरे उदाहरण महीनों लग जाएंगे गिनाने में। अंजना जी, हाँ, अपने मुकदमे अपने वापस पार्टी का नाम पूछा था भाई। अंजना जी, एक ठीक है, एक सेकंड अजय आलोक जी कमेंट दे दें, उसके बाद आ रही हूँ सर। अजय आलोक, एक मिनट बोल लूं। शक्ति प्रदर्शन कह रही है बीजेपी, जो आज तमाम नेता गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि परिवार के लोग थे, सारे परिवार कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी के समर्थन में वहां गए, 3 मुख्यमंत्री पहुंचे, जो नेता है वो पहुंचे, प्रियंका जी उनके साथ पहुंची। क्या गलत है इसमें? वो कह रहे हैं कि साजिश हो रहा है, एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो देखिए, तो ऑप्टिक्स है, राजनीति में ऑप्टिक्स दिखाने का अधिकार सबको है। उन लोगों ने किया, चाहे वो ईडी के सवाल के घेरे में होते हैं तब जाते हैं, तब भी ऑप्टिक्स दिखाई देता है, आज भी दिखाई दिया। सवाल वो नहीं है। आप ये बताइए कि ये देश भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होता हुआ देखना चाहता है या नहीं? अखिलेश जी बताएं। सवाल ये नहीं कि भाजपा का भ्रष्टाचार और गैर भाजपा का भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो या नहीं। पराया करोगे आप। ईडी के केसेस बता रहे थे 5000। एक मिनट में खत्म कर दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 5306 मुकदमे आपने बताए, 15% है सिर्फ राजनेताओं पे, सिर्फ 15%। और उस 15% में 95% आप कहते हैं विपक्ष पे। तो क्या आप ईडी बाकी पे केस करना बंद कर दे? बाबुओं पे, ठेकेदारों पे, ऑफिसर्स पे, उन पे भी केसेस चल रहे हैं ईडी पे। उनसे आपकी सिंपैथी क्यों है भाई, जो आप ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होकर या इंस्टीट्यूशन जो भी कह के, इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने वाले आप कौन? या आपका कहने का मतलब है कि 60 साल आपने इस देश में राज किया तो इसी तरह से आपने इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया? 2008 में जब सरकार बचाई थी, एक्स्ट्रा इनकम मुलायम सिंह यादव, पूरे देश को पता है। केज्ड पैरट किसके समय में कहा गया था? कोर्ट के द्वारा। किसी विपक्षी ने नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था। और आपको प्रधानमंत्री के इंटेंशंस में डाउट क्यों भाई? 2018 के लाल किला का भाषण उठा के देख लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, एक मौका और दीजिए, अगले चुनाव तक उनको जेल के पीछे भेज दूंगा। यही डर सता रहा है क्या? और दूसरी बात की, जिनके पास, अगर आपको लगता है कि ईडी या सीबीआई काम नहीं कर रही है और उनके पास एडिक्वेट एविडेंसेस हैं, सीधे कोर्ट में मूव कीजिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। कोर्ट डायरेक्शन करेगा, ईडी सीबीआई को एक्शन होगा, तब नहीं होगा तो आपके पास मुद्दा भी हो जाएगा।
लेकिन भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करने की जगह ये कहते कि नहीं, इसको स्पीडी ट्रायल करवाइए, जैसे भी आपने कहा कि सिर्फ 25 में कन्विक्शन हुआ है, स्पीडी ट्रायल करवाइए और जल्दी जल्दी पूछताछ करवाइए। सरकार के साथ होते तो कम से कम एक परसेप्शन आपके जनता में बढ़िया जाता। अभी तो परसेप्शन यही जा रहा है कि भाई ये सरकार पूर्वाग्रह से कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है, हमारे भ्रष्टाचारियों पे कर रही है, अपने भ्रष्टाचारियों पे नहीं कर रही है। ये हमारे और अपने भ्रष्टाचारियों की कोई कैटेगरी नहीं होती है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है और देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो। इसलिए नैरेटिव आपको अगर यही रखना है चुनाव तक तो बहुत अच्छा। प्रियंका जी, एक जवाब इस पर, क्योंकि अगर कार्रवाई हो रही है, मामला कोर्ट में जा रहा है तो तय प्रक्रिया के ही तहत आ रहा है। और सुधांशु जी बार बार फोकस कर रहे हैं कि इससे पहले भी तो कार्रवाई ऐसी होती रही है एजेंसियों की, तब भी लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव जी तब थे, सब कहते थे कि हमारे खिलाफ जानबूझकर ये लोग हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई होती थी और कार्रवाई राजनीतिक मकसद से होती थी या कार्रवाई उनके जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं उनको काम करने देती थी, उस पर आप आरोप लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं अगर किसी एक पे हो रहा है, पर अगर आप एक पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देख रहे हैं कि आपका एक पूरा इलेक्शन कैंपेन की तरह हो गया है, कि आपके इलेक्शन कैंपेन का ये एक टूल किट बन गए हैं, तो सवालिया निशान पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भ्रष्टाचार और नॉन भ्रष्टाचारी की तो बात ही रह गई। आपने ये 2014 में मुद्दा बनाया था भाई साहब, 2014 में आपने कहा था सारे भ्रष्टों को हम लोग जेल में डालेंगे, उनको फिर से रेड फोर्ट से बोलने की क्या जरूरत पड़ गई पता नहीं आया। और आज हम 2023 में हैं, जिन जिन नाम लिए आप मुझे बताइए, जो जो नाम उन्होंने गिनाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने गिनाए थे, उन सारे नामों का क्या हुआ, उन सारे केसेस का क्या हुआ, और उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। अलग अंतर होता है, एक होता है हाँ इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रही हैं, आप उन पे आरोप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, पर एक होता है कि आप उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का पूरा अपना हथियार बनाकर, जैसे ही कोई, मैं तो कहती हूं आप छोड़िए, आप पॉलिटिशियंस छोड़िए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आज कुछ कह दे, कल सवेरे तक ईडी उनके घर पे खटखटाने लगती है। आप कोई स्मॉल बिजनेसेस कह लीजिए, वो अगर कुछ कहते हैं ईडी खटखटाने लगती है। अगर कोई पत्रकार ही तीखे सवाल पूछ ले, उनको सीधा जेल में धर दबोचा जाता है यूएपीए के अंतर्गत। तो आज अगर तुमने वेपनाइज कर ही लिया है तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। ये भ्रष्टाचार और नॉन भ्रष्टाचार का किस्सा खत्म हो चुका 2014 में। 2023 में जनता ये पूछ रही है कि आप इनोसेंट लोगों को भी भ्रष्टाचारी बताकर अगर जेलों में डालोगे तो क्या आपकी ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है? और अगर आपकी ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है तो आज आपने पार्लियामेंट इतने दिनों से बंद क्यों रखा है कि जैसे ही चालू होता है उसके 2 मिनट में ही स्थगित हो जाता है? अदानी समूह का नाम आप नहीं लेने देते, वो तो क्लियर कट करप्शन है। शेल कंपनीज का हवाला नहीं देते, अभी सेबी कहता है हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट MOS फाइनेंस का हमें जवाब आया है कि शेल कंपनीज क्या होती है हमें पता ही नहीं है। और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कहते हैं हमने 6000 शेल कंपनीज आइडेंटिफाई करके बंद की हैं। तो इनकी शेल कंपनीज पे क्यों मुंह बंद है? इनकी शेल कंपनीज पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जी क्यों अदानी समूह को अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, अपना पावर, अपना ट्रांसमिशन सब दिया हुआ है? ये सवाल पूछे ना कोई भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो। सुधांशु जी देखिए, प्रियंका जी ने सही कहा कि भ्रष्टाचार और गैर भ्रष्टाचार नहीं है, केवल भ्रष्टाचार है, कोई मुद्दा ही नहीं है किसी और प्रकार का। और जो आपने कहा तो मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं, दर्शकों से जाके चेक करिए, जुलाई 2008 न्यूक्लियर डील, मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी की वो फोटो देखिए प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए, और टाइमलाइन चेक करिए उसके बाद सीबीआई ने कैसे केस विड्रॉ किया था, कैसे केस को डाइल्यूट किया था 1 महीने के अंदर। जुलाई 2008 संसद का मानसून सत्र, न्यूक्लियर डील पर समाजवादी पार्टी के 38 सांसदों का समर्थन, और उसके बाद क्या हुआ था छोड़िए उसको। मगर प्रियंका जी आपने कहा कि शेल कंपनीज को पावर दे दिया है। प्रियंका जी आपको पता है पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कहां से दिया गया है? राजस्थान ने दिया है 60,000 करोड़ रुपए का, सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। ये राजस्थान में अखिलेश जी की पार्टी शेल में चली जाती है अडानी के मामले में। और सुनिए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का, वो माइंस के अंदर घुस जाते हैं अडानी के मामले में, वो शेल के अंदर चले जाते हैं और फिर कहते हैं शेल कंपनीज ने ये किया है। अगर पोर्ट में सबसे बड़ा हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दिया हुआ है केरल में, महाविकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था,
प्रियंका जी से पूछिए कि उस सरकार ने क्यों दिया था। अब तो उस जमाने में ना दिल्ली में आके शेल 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 चिल्लाना है, अपने राज्य में पीछे से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट लाना है, और न भारत की एजेंसी पे भरोसा करना है, न किसी अन्य पे भरोसा करना। और अखिलेश जी, आपसे तो मैंने नाम पूछा था, पार्टी का नाम बता दीजिए ना जिसपे भ्रष्टाचार के केसेस न लगे हों। पिछले 30 सालों में नाम नहीं बता पाए। और जो केस विड्रॉ करने की आपने बात कही, बिल्कुल, जो केस पूरी तरीके से राजनीतिक नेताओं पे लगाए जाते हैं, जेपी आंदोलन के बाद भी केस विड्रॉ हुए थे, बिल्कुल, क्योंकि वो सब झूठे केस थे। और आजादी के बाद अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए तमाम केसेस विड्रॉ किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि वो भी झूठे केस थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हत्या के मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमे हैं। मैंने भ्रष्टाचार पूछा था, भ्रष्टाचार दंगे के मुकदमे हैं। सुनिए, जॉर्ज फर्नांडिस पे बड़ौदा डायनामाइट केस था। अरे जो यूपी के मुखिया, उन पे कौन सी धारा थी? डायनामाइट केस था भाई, कौन सी धारा थी? उससे उम्र में बड़े हैं, आपको ज्यादा याद होगा। वो सब फर्जी केस थे और वो सब विड्रॉ हुए थे। छोटा छोटा जवाब, छोटा छोटा जवाब। हाँ बताइए ना, नाम तो बता नहीं पाए। अंजना और आप एक अंजना जी सुनिए, अंजना जी, प्रियंका जी, अंजना जी, हिंदी में कहावत होती है, थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। हाँ, रुक जाइए अंजना जी, बीजेपी करे तो शिष्टाचार, ये भ्रष्टाचार दिन भर करते हैं, लेकिन इनके लिए वो शिष्टाचार है। दूसरे इनका विरोध करें तो भ्रष्टाचार। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रियंका जी, छोटा सा गरिमा में शब्द है क्या? अगर विपक्ष है तो गरिमा में शब्द है क्या? आपने लोकपाल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपकी पूरी जवाब जेल में होती है। मैं 30 सेकंड में ये जवाब दूंगी। ये 2008 का हवाला दे रहे हैं, आप 2008 का हवाला दे दीजिए, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14। आपने ये सारा मुद्दा बनाया था 14 में, भाई साहब। 14 से 23 का हम आपसे हवाला मांग रहे हैं, तो आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, क्यों एक लाइन कार्रवाई बंद कर रहे हैं? अरे आपने इस पूरे कार्यकाल में हमने सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। अंजना जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 100% सच कहा है, ये सब है मौसेरे भाई, सबके साथ है कांग्रेस आई। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।